आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एंकर टैग्स एंड इमेजेस के बारे में, और ये पार्ट 5 है। और मैं जानता हूँ कि मैंने 5 महीने से वीडियो नहीं बनाए हैं, मैं थोड़ा बिजी था अपने काम से, तो उसके लिए आई एम सॉरी। और मैं अपना आगे रेगुलर रहने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपना वो वाला फ़ोल्डर खोलना पड़ेगा जहाँ पर हमारे सारे HTML की फाइल सेव हैं। तो चलिए मैं अपना VS कोड खोलता हूँ। अपना VS कोड ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फ़ाइल बनाऊँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा HTML, और यहाँ पर लिखूँगा मैं एंकर टैग। ओके, टैग्स नहीं लिखना हमें, टैग एंड इमेजेस। मैंने 2 टॉपिक इसी के अंदर एक ही पार्ट के अंदर समझाऊंगा आपको आज के अंदर, और .html। ठीक है, तो हमने एक फ़ाइल बना ली HTML एंकर टैग एंड इमेजेस के बारे में। ठीक है, तो चलिए मैं जल्दी से अपना बॉयलर प्लेट कोड तैयार कर लेता हूँ। और यहाँ से मुझे बॉयलर प्लेट कोड तैयार करने के लिए मैं सिर्फ HTML:5 वाले पर जाऊँगा। मैंने क्या टाइप किया, देखो ये एमिट एब्रीविएशन है, ये ऑटोमेटिकली सजेशन देता है जब आप HTML, आपको बॉयलर प्लेट बताई थी, आपको नहीं पता तो आप देख सकते हो HTML के ओवरव्यू के अंदर जाके या फिर पार्ट 1 में जाके। तो देखिए HTML:5 जैसे आप लिखोगे, HTML: देखिए मैं लिखता हूँ :5 जैसे आप लिखोगे और टैब दबाओगे, कैप्स लॉक के ऊपर टैब होता है, उसको जैसे आप प्रेस करोगे तो हमारे पास एक बॉयलर प्लेट कोड तैयार हो जाता है, यानी बना बनाया प्री कोड लिखा आ जाता है जो कि HTML में ज़रूरत होता है। और मैंने आपको समझाया एक एक करके, तो हम देखते हैं। और आज की वीडियो का टाइटल है एंकर टैग्स, ओके, टैग एंड इमेजेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंकर टैग क्या होता है। तो एंकर टैग देखने के लिए सबसे पहले चलते हैं, आपको मैंने टैग के बारे में बताया था टैग क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। और आज की इस वीडियो में चलो मैं ये भी बता दूंगा कि मैंने बताया भी होगा, अगर नहीं बताया तो मैं ये भी बताऊंगा कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं टैग्स की, या फिर आप उनको बोल सकते हो प्रॉपर्टीज़, या फिर उसकी कोई जो भी आपको बोलना है उसको बोल सकते हो। लेकिन अभी हम देखते हैं फ़िलहाल, पहले टैग देख लेते हैं क्या होता है एंकर टैग। तो सबसे पहले मैं A टैग लिखूँगा। देखिए मैंने A टाइप किया, मुझे एंकर टैग चाहिए तो मैं A टाइप करूँगा और स्मॉल में, और मैं टैब दबाऊँगा। तो देखो मेरे पास ये एक आ चुका है href = ब्लैंक, और उसके जो ये है, ये ओपनिंग टैग है और ये आपका क्लोजिंग टैग है। तो यहाँ पर मेरा आ चुका है। अब यहाँ पर href का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस, यानी एक लिंक। ठीक है, आप यहाँ पर जो भी चीज़ दोगे, यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की लिंक दोगे तो वो उस लिंक पर ये पेज जो है डिडायरेक्ट कर देगा। यानी ये जो आपका पेज है HTML एंकर टैग एंड इमेजेस, ये जो करंट पेज है आपका, यहाँ से अगर आपको किसी दूसरी URL पर जाना है तो आप उस URL को यहाँ पर दे दोगे। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा instagram.com, ओके, और सॉरी ये यहाँ पर ऐसे काम नहीं करता है, यहाँ पे आपको पूरा URL देना पड़ता है, दैट इज़ https, ओके, सॉरी https:/। अब ये पूरा URL माना जाएगा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा ये ओपनिंग टैग होता है और ये क्लोजिंग टैग होता है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो उन दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में हमको लिखना पड़ेगा उसका टाइटल, यानी आप किस चीज़ को जिस पर क्लिक करके आप वहाँ पर ले जाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा गो टू इंस्टाग्राम पेज, ओके। तो मैं इस चीज़ को रन करके आपको दिखाता हूँ, मेरे कहने का मतलब क्या। अभी देखो, अभी घबराओ मत, अभी सब कुछ आपको आउटपुट दिखाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ये कर क्या रहा है एक्चुअल में। तो आउटपुट देखने के लिए सबसे पहले हमें क्रोम ओपन करना पड़ेगा, और यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा ये जो URL है हमारा, ये हमारा कहाँ पर है, f ये करके हमारा F ड्राइव के अंदर है। तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँगा इस पर, और कॉपी रिलेटिव पाथ आ रहा है, कॉपी पाथ आ रहा है, तो मैं यहाँ से कॉपी पाथ कर लूँगा, और यहाँ पर जाऊँगा मैं अपने यहाँ पर, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लूँगा इस अपने पेज को अपने क्रोम के अंदर। ठीक है, अब ये आगे गो टू इंस्टाग्राम पेज, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा इस पर तो देखिए इंस्टाग्राम के होम पेज पर ये आ चुका है। इसका मतलब क्या, आप देखो मैं बैक करके आता हूँ, मैं वापस चलता हूँ, देखो गो टू इंस्टाग्राम पेज, ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे आ गया। अब जैसे ही ऐसा आ गया तो मैं अपनी कोई और URL देते हैं, मान लीजिए, ठीक है, आप कह रहे हो इंस्टाग्राम, ठीक है, मैं आपको एक कॉपी करके दूसरा दे देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ।
सपोज यूट्यूब पर जाना है मुझे, तो मैं कहता हूँ youtube.com और फिर मैं यहाँ पर करूँगा यूट्यूब, ठीक है। मैंने यहाँ पर ओके स्पेलिंग, चलिए मैं आपको रिफ़्रेश करता हूँ और देखो गो टू इंस्टाग्राम पेज और गो टू यूट्यूब पेज। अब मैं गो टू यूट्यूब पेज पर क्लिक करता हूँ तो देखो क्या होता है, यूट्यूब पर पहुँच गया। मैं वापस बैक आता हूँ। अब देखो ये वर्क कैसे कर रहा है, देखो वर्क यहाँ पर ऐसे कर रहा है। ये एक एंकर टैग है और उसी के साथ साथ ये जो है आपका href है, और href यानी हाइपर रेफरेंस, जिसके अंदर हमने URL दी है, और URL देने के बाद जो उसका टाइटल है यानी जिस पर हम क्लिक करके जहां जाना चाहते हैं, देखो गो टू इंस्टाग्राम पेज, ये तो टाइटल है यानी इस पर क्लिक करेगा यूज़र, और इस हाइपर रेफरेंस की मदद से, इस टैग की मदद से, ए टैग की मदद से उसके अंदर जो URL है उस पर चला जाएगा, ठीक है। और ये जो आपके अंदर href होता है, ये तो टैग हो गया, देखिए ये तो एक टैग है, ठीक है, ये टैग है और ये क्लोजिंग टैग है, ए टैग ओपन और एक टैग क्लोज। उसके अंदर जो ये href है, आप देख सकते हो यहाँ पर href है, एक मेटा टैग है, उसके अंदर नेम है, मेटा के अंदर एक http इक्विव नाम से है, मेटा के अंदर कैर सेट है। तो ये क्या है, ये होते हैं आपके एट्रीब्यूट्स। यानी एट्रीब्यूट्स वो ऐसे हेल्पिंग शब्द होते हैं, वर्ड्स कह सकते हो आप, जिसकी मदद से टैग्स की फंक्शनैलिटी को बढ़ाया जा सकता है। यानी टैग्स तो सिर्फ अकेले कुछ नहीं कर सकते, अगर एट्रीब्यूट लगा हो टैग्स के अंदर तो वो उसकी फंक्शनैलिटी को, टैग्स की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं, टैग्स की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो कह सकते हो कि जो आपका एट्रीब्यूट होता है वो टैग्स की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करता है या फिर टैग्स की फंक्शनैलिटी में इम्प्रूवमेंट लाता है, ठीक है, ये कह सकते हो। तो ये जो एट्रीब्यूट है, ये जैसे ए का एट्रीब्यूट href है, ऐसे ए का एट्रीब्यूट और भी हो सकता है। सपोज क्लास एक एट्रीब्यूट है, ये जो हम CSS में पढ़ेंगे, ठीक है, और वैल्यू एक एट्रीब्यूट है, और ऐसे ही करके बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं। और उसके अंदर देखो मेटा का एट्रीब्यूट नेम है, कंटेंट है, तो ऐसे ही एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट यानी कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन जो टैग्स के पास नहीं होती है। टैग्स अकेले कुछ नहीं कर सकता अगर टैग्स के अंदर एट्रीब्यूट ना लगे हो, तो एट्रीब्यूट उसको कुछ उसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और नई चीज़ के बारे में जो कि टैग्स के अंदर आती है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर क्रोम पर लेके चलता हूँ, ये अभी क्या हो रहा है, देखो मैं क्या करता हूँ, देखो गो टू इंस्टाग्राम पेज पे क्लिक किया तो इंस्टाग्राम खुल गया, गो टू यूट्यूब पेज खुला तो ये यूट्यूब खुल गया। अब हो यहाँ पर ये रहा है कि गो टू इंस्टाग्राम के पेज पर या गो टू यूट्यूब के पेज पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो सेम पेज पर ओपन हो जाता है, देखो सेम पेज पर ओपन होगा, यानी जो मेरी वेबसाइट है वो भी हट जाएगी और वो इंस्टाग्राम आ जाएगा। लेकिन हमें अगर करना ये है कि मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये एक न्यू टैब में ओपन हो, ये जो दूसरी वाली इंस्टाग्राम की वेबसाइट है वो यहाँ पर ओपन हो दूसरे टैब में, और मेरी ये वाले टैब में तो मेरी ओपन ही रहे वेबसाइट। तो उसके लिए एक ट्रिक है, उसका एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम होता है, देखो ए टैग ये रहा, href हमने लिखा, href के जो यहाँ पर जो क्लोजिंग है, इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो ए का टैग का जो एंगुलर ब्रैकेट है उसके अंदर आना है, और ये जो href का जो डबल कोट है उसके बाद आना है, ठीक है। यहाँ पर हमें एक लिखना है टारगेट, ठीक है, इजिकल्स टू और डबल कोट, और उसके अंदर हमें यहाँ पर एक चीज़ लिखनी है, उसका नाम है, मैं आपको स्पेस हटा देता हूँ, यहाँ पर लिखना है _BLANK टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, यानी टारगेट इजिकल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक। आपको यही लिखना है, अंडरस्कोर बाद में नहीं लिखना, अंडरस्कोर पहले ही लिखना है। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, टारगेट की एक वैल्यू है, ठीक है, टारगेट एक प्रॉपर्टी कह सकते हो या फिर एक एट्रीब्यूट बोल सकते हो ए का, href का, सॉरी href तो एक एट्रीब्यूट है, एंकर टैग का यानी ए टैग का टारगेट एक एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू अंडरस्कोर ब्लैंक है, और यही होनी चाहिए, ठीक है, यही होनी चाहिए इसी ऑर्डर में, अंडरस्कोर लिख के ब्लैंक आपको लिखना है, उसके अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर मैं ये कर दूं तो क्या होगा, देखो मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश किया, और अब मैं जैसे ही गो टू इंस्टाग्राम पेज पर क्लिक करूँगा ये दूसरे टैब में ओपन हो जाएगा, ना कि मेरे इसी पेज को वापस इसी पेज के अंदर इसको ओपन करेगा। अब ये मेरी वेबसाइट तो ओपन है तो, लेकिन दूसरे टैब में इंस्टाग्राम ओपन है। अभी मैं गो टू यूट्यूब पेज पे क्लिक करूँगा तो ये नहीं खुलेगा, क्यों, क्योंकि मैंने इस पर टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक नहीं लगाया है। देखो अब सेम चीज़ मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं लाके इसको पेस्ट कर दूँगा, देखो यहाँ पर, ठीक है। अब मैं सेव करूँगा और सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देखो रिफ्रेश किया और देखो रिफ्रेश किया। अब मैं यूट्यूब पेज पर क्लिक करूँगा
तो यूट्यूब भी नए टैब में ओपन हो गया। इसकी बात होती है कि टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक क्या करता है, दूसरे पेज में ओपन करता है आपकी लिंक्स को, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कोई सी भी लिंक हो सकती है, यहाँ पर आपकी वेबसाइट की भी लिंक हो सकती है, यहाँ पे आपके पेज की भी लिंक हो सकती है। सपोज मैं HTML1.html वाले पेज पर ये जो लिखा हुआ है, मुझे अपने इस वाले पेज को देखिए, ये जो मेरा करंट पेज है यानी HTML एंकर टैग एंड इमेजेस, इस वाले पेज से मुझे इस वाले पेज पर जाना है, यानी एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करना है HTML के को। तो कैसे करेंगे, तो ये HTML1.html कहाँ पड़ा है हमारा, इस HTML tuts के फोल्डर के अंदर, यानी सेम फोल्डर के अंदर है। तो हम यहाँ पर एक और बना लेते हैं एंकर टैग, दैट इज मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा वीडियो लंबी ना हो। और देखो मैं यहाँ पर करूँगा, यहाँ पर क्या देखो, अब यहाँ पर जो लिंक थी ना, यहाँ पर मुझे लिंक की जगह उसका पाथ देना है, इसका HTML1.html का। तो देखो मैं करूँगा यहाँ पर क्या, मैं स्लैश लगाऊंगा। स्लैश क्या मतलब होता है, रूट के अंदर, यानी ये इसके अंदर आ गया, यानी HTML tuts के अंदर आ गया। उसके बाद क्या है, उसके इस फोल्डर के अंदर क्या है, HTML1। देखो मुझे सजेशन भी दे रहा है, तो मैं यहाँ पर HTML1.html लिख दूंगा और उसके बाद इसको सेव करूँगा। और यहाँ पर उसका जो टाइटल है, गो टू, फिर मैं यहाँ पर करूँगा HTML1 पेज, ठीक है। मैं यहाँ पर टाइटल चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ HTML1 पेज। अब देखो टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक लिखा हुआ है, तो क्या होगा, ये दूसरे टैब में खुलेगा। तो देखो अब मैं इसको रन करता हूँ, मैंने ये रिफ्रेश किया, बाय द वे मैंने यहाँ से F5 दबा के रिफ्रेश किया। अगर आप यहाँ से राइट क्लिक करके रिलोड करोगे तब भी हो जाएगा, और यहाँ पर रिफ्रेश करोगे तब भी हो जाएगा। अब देखो गो टू HTML पेज पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पर आ गया, लेकिन ये बोल रहा है कि योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड। तो ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसा क्यों हो गया भाई, देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। HTML1 यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ है जो कि हमको दिख नहीं रही है। शायद ये स्लैश हटाने के बाद चल जाए, एक बार चेक करता हूँ। देखो चल गया। स्लैश का मतलब यहाँ पर ये था कि हमको स्लैश नहीं लगाना था, अगर हम दूसरे फोल्डर के अंदर होते तब लगाते, सॉरी उसके लिए मिस्टेक हो गई। बट आपको उस फाइल का नाम देना है, अगर आप सेम फोल्डर के अंदर हो तो उस फाइल का नाम देना है जिस फाइल के अंदर जाना है, अगर आप दूसरे फोल्डर के अंदर हो तो पूरा पाथ देना है उसका, ठीक है। तो देखो आ गया हमारा ये वाला पेज आ गया, दिस इज गुड। मैंने इस पर क्लिक किया गो टू HTML वाले पे, ये एक नई टैब में खुल गया और यहाँ पर आ चुका है दिस इज गुड, यानी दूसरा वेब पेज खुल गया है। अब हम बात करते हैं, ये तो रही एंकर टैग्स के बारे में, आपको एंकर टैग समझा दी क्या होते हैं। एंकर टैग क्या करते हैं कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने का काम करते हैं, लिंक्स का मतलब लिंक्स को रिडायरेक्ट करते हैं, रिडायरेक्ट करने का काम होता है एंकर टैग्स का। यानी एक पेज से दूसरे पेज को लिंक भी करेंगे और एक पेज से दूसरे पेज पर अगर पहुंचाना है किसी चीज़ को किसी वेब पेज पर पहुंचाना है आपको, तो आप एंकर टैग का यूज़ करेंगे। और एंकर टैग के अंदर href नाम का एक एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर उसकी वैल्यू दी जाती है, और एट्रीब्यूट जो href है उसके अंदर उसकी लिंक हाइपर रेफरेंस जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर एक URL दी जाती है जहां पर भी आपको पहुंचाना होता है। और टारगेट भी एक एट्रीब्यूट है ए टैग का, जिसके अंदर हम अंडरस्कोर ब्लैंक लिखते हैं ताकि हम एक नए टैब में उसको ओपन कर सकें दूसरे पेज को जो रिडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो रही एंकर टैग्स के बारे में, तो पहला हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ एंकर टैग। अब हम बात करते हैं HTML में इमेजेस क्या होती हैं। तो मैं यहाँ पर एक लाइन छोड़ दूंगा और यहाँ पर मैं स्पेस टैब दबा के आगे बढ़ा दिया। यहाँ पर मैं लिखूँगा IMG। देखो IMG लिखा, मेरे पास बहुत सारे सजेशन आ रहे हैं, एमिट एब्रीविएशन। ये क्यों आ रहे हैं मैं आपको और किसी वीडियो में बताऊंगा, अगर आपके में नहीं आ रहे हैं तो ये एक आपके एक्सटेंशन डालना पड़ता है VS कोड में। यहाँ पर एक एक्सटेंशन नाम की एक टैब होती है, यहाँ पर आप डालोगे HTML CSS कोडिंग हेल्प, ठीक है, या फिर HTML CSS डालोगे तो आपको एक पहला मिल जाएगा HTML CSS इंटेलिजेंस करके, कुछ भी आ जाएगा, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। एक्सटेंशन है उसकी वजह से हमको ये सजेशंस देता है, ठीक है। तो मैं IMG लिखूंगा और यहाँ पर टैब दबाऊंगा, तो देखो मेरे पास IMG SRC और ऑल्ट ये करके आ गए आपका एक पूरा टैग। अब देखो IMG एक टैग है, SRC एक एट्रीब्यूट है और ऑल्ट भी एक एट्रीब्यूट है। तो अभी हम बात करते हैं SRC के बारे में। SRC यानी सोर्स, इमेज का सोर्स, यानी हमें अपने वेब पेज के अंदर इमेज दिखानी है तो उसका सोर्स कहाँ से आएगा, यानी कहाँ से इमेज आएगी, कहाँ पर इमेज हमारी पड़ी है। तो देखो जल्दी से हम क्या करते हैं कि कोई इमेज देख लेते हैं। सपोज अपने अगर हम इस फोल्डर के अंदर हैं तो उस सिर्फ नाम देना पड़ेगा इमेजेस का, और अगर हम किसी दूसरे फोल्डर के हैं, यानी हम अगर दूसरे फोल्डर की बात करें तो देखो मेरे हिसाब से ये जो इमेज है ना,
यहाँ पर कोई इमेज होनी चाहिए, पता नहीं इमेज है भी या नहीं। iPhone 12, देखो मेरे पास एक लोगो है iPhone 12 का। अब देखो मेरे पास ये इमेजेस कहाँ पड़ी है, मैं अभी चेक कर रहा हूँ। दिस पीसी पिक्चर्स के अंदर, दिस पीसी जाऊँगा पिक्चर्स के अंदर, यानी मेरे पास अब ये दूसरा फोल्डर है, यहाँ पर कोई रिलेटेड नहीं है, उस फोल्डर के अंदर नहीं है। अब मैं जहाँ पर भी हमारी इमेज है उसको राइट क्लिक करूँगा, और हम लोकल में काम कर रहे हैं तो राइट क्लिक करूँगा और शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आएगी, यहाँ पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर जो iPhone 12 लोगो, ये जो मेरी फाइल है उसका, ये तो फाइल का नाम हो गया, और जो लोकेशन है यहाँ पर देख सकते हो आप C:, ये पूरा, इसको मैं कॉपी कर लूँगा और अपने यहाँ पर आऊँगा कोड में, और SRC के अंदर पहले तो इसको कॉपी करूँगा, सॉरी पेस्ट करूँगा, तो इसका पाथ हो गया यहाँ तक, ठीक है, पिक्चर्स, और उसके अंदर जो फॉरवर्ड स्लैश है उसको लगाऊंगा और अपनी फाइल का नाम दूंगा, यानी जो मेरी iPhone 12 लोगो करके एक नाम है इमेजेस का, इसका नाम मैं यहाँ से प्रॉपर्टी में जाऊंगा और इसका नाम कॉपी कर लूँगा, और ये जो हमारी इमेज है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, दिस पीसी और पिक्चर्स, यानी C ड्राइव के अंदर, पिक्चर्स के अंदर यहाँ पर पड़ी हुई है, इस फोल्डर पिक्चर्स के अंदर। तो C यूजर्स अर्पित पिक्चर्स, उसका पूरा पाथ है, और उसके बाद यानी यहाँ पर मेरी इमेज पड़ी हुई है, उसका नाम। लेकिन ऐसा करने से, इमेज का नाम देने से इमेज नहीं लोड होगी, ये अभी आपको दिखाता हूँ। देखो ये क्यों नहीं होगी, मैंने रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पर इमेज लोड नहीं हुई, उसका भी रीज़न बताता हूँ। लेकिन उससे पहले बताता हूँ कि अगर इमेज रीलोड नहीं, मतलब इमेज लोड नहीं होती है, ठीक है, किसी भी तरीके से, या फिर इमेज का नाम गलत है, तो ये ऑल्ट टैग क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। ऑल्ट टैग ये करता है, अगर किसी भी तरीके से इमेज लोड नहीं हो पाती है, उस केस में ये टेक्स्ट दिखाता है, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। ऑल्ट का मतलब है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, यानी इमेज नहीं शो हो तो उसकी जगह एक टेक्स्ट शो हो जाए, यानी दिस इमेज इज रिलेटेड, या फिर मैं यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ, एरर ERROR, ओके, एरर शोइंग ओके इमेज, ठीक है। अब मैं वापस चलता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो देखो एरर शोइंग इमेज आ चुका है रिफ्रेश करने के बाद। यानी अगर मैं ऑल्ट नहीं लिखता तो मुझे नहीं पता चलता कि यहाँ पर कोई इमेजेस भी है, ठीक है। और उसकी अगर इमेज नहीं लोड हुई है तो वो मुझे दिखाएगा उसका ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, यानी आप किस चीज़ की इमेज दिखा रहे हो वहाँ पर आपको ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट देना पड़ेगा, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, आप लिख सकते हो, बट ये बेस्ट प्रैक्टिस रहती है कि मान लो अगर इमेज नहीं शो हो रही तो आप दिखा सकते हो कि उसका रीज़न क्या है, या फिर कोई कौन सी इमेज यहाँ पर आनी चाहिए, क्या इमेज है यहाँ पर, क्या चीज़ है यहाँ पर। और अगर मैं अब देखो बात करता हूँ इमेज लोड क्यों नहीं हो रही, तो इमेज इसलिए लोड नहीं हो रही क्योंकि हमने इमेज का नाम तो दे दिया, पाथ भी दे दिया, लेकिन इमेज के नाम के बाद हमने .jpg नहीं लगाया, यानी उसका एक्सटेंशन नहीं लगाया। अब इमेज लोड हो जाएगी, देखो अभी भी नहीं हुई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इमेज का नाम तो सही है, इमेज का URL भी सही है, पाथ भी सही है, लेकिन JPG नहीं होकर वो PNG है, लेकिन मुझे पता है वो PNG है। देखिए PNG आ गई। अब आ गई आपकी इमेजेस, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपको पूरा नाम, पूरा उसका URL और उसके साथ में .png जो भी उसका एक्सटेंशन है इमेज का, वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, फाइल का एक्सटेंशन, तभी आपकी इमेज लोड होगी, ठीक है। और आपने देखा ही था ऑल्ट क्या काम कर रहा था, अगर इमेज बाय द वे लोड नहीं हो रही थी तो उसकी जगह पर हमने ये एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखा दिया था, ठीक है। तो ये रही एंकर टेक्स्ट के बारे में आपको जानकारी और इमेजेस के बारे में जानकारी। और लेकिन इसी के अंदर एक चीज़ और है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप कर क्या सकते हो, जैसे मैं आपको यहाँ पर आउटपुट पे ले चलता हूँ, इसकी हाइट बड़ी आ रही है और विड्थ भी बड़ी आ रही है, तो आप इसकी हाइट विड्थ कंट्रोल कर सकते हो। इमेज के अंदर ing टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है हाइट एंड विड्थ। तो पहले हम हाइट देखते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। यहाँ पर ये क्या करते हो कि आप जब भी ऐसा हाइट और विड्थ सेट करते हो तो आप ये डायनेमिकली नहीं कर रहे हो, आप अपने स्टैटिकली डिफाइन कर दिया कि आपने हाइट और विड्थ इतनी ही है और हमेशा इतनी ही रहेगी। लेकिन आप ये चीज़ ऐसे ना करके आप CSS लगाना। CSS क्या करती है, स्टाइलिंग के लिए काम आती है। स्टाइल करोगे, जितना भी काम स्टाइलिंग का है वो CSS से करना, हाइट विड्थ चेंज करनी है वो भी CSS से करना, वो बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है। तो अभी के लिए हम सिर्फ सिखा रहा हूँ, ये चीज़ होती है, चल जाएगा कोड, प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको एक टेम्परेली चलाना है तो, या चलाना भी तब भी। हाइट देखो मैंने लिखा सपोज 50 और इसकी विड्थ भी मैंने 50 कर दिया, WIDTH विड्थ भी मैंने 50 कर दी सपोज। तो अब मैं इसको सेव करूँगा, उसके आउटपुट पे चलूँगा और इसको रिफ्रेश करूँगा, तो देखो 50/50 की एक इमेज आ चुकी है। यानी हाइट विड्थ यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, बट ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। CSS में CSS यूज़ कर सकते हो, इसके लिए CSS यूज़ ही करनी है,
ठीक है। तो अगर CSS में उसके बाद मतलब HTML ख़त्म हो जाएगी तो मैं CSS का ट्यूटोरियल लाऊंगा, तब आपको सिखाऊंगा कैसे इसको करना है। बस ये तो HTML तो ढांचा सिखाती है, बस हमने बताया था ना मैंने, स्ट्रक्चर बताती है। बस आप HTML को स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करो, बाकी किसी स्टाइलिंग के लिए यूज़ मत करो, ठीक है। स्टाइलिंग करनी है तो CSS है हमारे पास, उसको भी मैं सिखाऊंगा आगे नेक्स्ट पार्ट में, जब हमारा CSS का ट्यूटोरियल स्टार्ट होगा। तो अभी फ़िलहाल हमने देखा आज की वीडियो में कि एंकर टैग क्या होते हैं और इमेजेस क्या होती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। और अगर आपके फ्रेंड्स को, फैमिली को, जिसको भी ज़रूरत है इन ट्यूटोरियल्स के बारे में, जिसको नॉलेज चाहिए और जिनको ये लैंग्वेज सीखनी है, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। और इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करने के साथ, और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।